हाय एवरीवन, मैं राशि शुक्ला और आज मैं क्लास 9 के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं। तो हम जानेंगे कि अभी हमने पहला चैप्टर जो हमारा था वो क्या था कि हमारे आसपास के पदार्थ, हमारा चैप्टर पहला ये था। लेकिन दूसरा चैप्टर ये है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अभी तक हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी, सब कुछ पढ़ी, पर हम ये नहीं जानते थे कि जो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं अशुद्ध हैं कैसे हैं। ठीक है, ये नहीं जानते थे, पर अब हम जानेंगे कि हमारा जो पदार्थ है वो कैसा है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम पदार्थ पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ के बारे में जानेंगे, एक एक करके अच्छे से सब समझेंगे। ठीक है, पहला है हमारा शुद्ध पदार्थ टॉपिक है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है ये जानेंगे। तो कह रहा है कि वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों तो वह वैज्ञानिक की दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मतलब कह रहा है कि वह पदार्थ जिसमें मौजूद, मतलब जिसमें सभी पदार्थ सभी कण, जो सभी पदार्थ के जो सभी कण होते हैं वो समान हो और रासायनिक प्रकृति के हो, मतलब वो सारे कण समान हो और जो हो, एक हमारा होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। तो कह रहा है भौतिक नहीं कह रहा है, कह रहा है रासायनिक प्रकृति के हों। ठीक है, और तो वह जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक की दृष्टि से वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, जिसके कण समान होते हैं और वो रासायनिक प्रकृति की होती है तो वह वैज्ञानिक की दृष्टि से समान मतलब शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना, जैसे एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर जैसे हमने जो बताया आगे वो नहीं समझ में आया तो ये एक बहुत अच्छा जो हमारा डिफिनीशन है वो कह रहा है कि जिसमें एक ही प्रकार के कणों से मिलकर जो बना होता है पदार्थ उसे शुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे जो हमारा सोना होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं सोना। क्या है एग्जाम्पल? सोना चांदी। ठीक है, ये सोना चांदी ये हमारे बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। तो देखो इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। सोना जो होगा वो सिर्फ सोने का ही बना होता है। ठीक है, जो चांदी होगा वो सिर्फ चांदी का बना होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होता है, वो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, वो हमारा कैसा होगा? शुद्ध पदार्थ होगा। और जिसमें कुछ ना कुछ मिलावट होता है, जैसे थोड़ा मान लेते हैं कि थोड़ा लोहा भी है, थोड़ा तांबा भी है, अगर दोनों मिक्स करके कुछ बनाया गया है तो वो हमारा होगा अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, जिसमें कई कण मिलकर बनाए गए होते हैं, कई कण मिले होते हैं, वो हमारे होते हैं अशुद्ध। और शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, मतलब जो हमारा सोना होगा वो सिर्फ सोने से ही बना होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सोना है वो सिर्फ सोने से ही बना होगा और इसीलिए ये शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा था पदार्थ। ठीक है, तो हमारी इसमें जो होगा पदार्थ की दो अवस्थाएं होंगी। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, पदार्थ है, पदार्थ जो हमारे पदार्थ है उनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है हमारा भौतिक, पहला होगा भौतिक गुण। ठीक है, मतलब भौतिक
तो होगा भौतिक वर्गीकरण और इधर होगा रासायनिक वर्गीकरण। और इसमें भी हमारे कई पार्ट होंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि जो हमारा भौतिक होगा उसमें भी हमें पढ़ना होगा, रासायनिक में भी कुछ चीजें होंगी जो हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो क्या है, पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। तो जो हमारा भौतिक वर्गीकरण होगा वो तीन, मतलब ये इसमें जो होंगे वो तीन भाग होंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होगा, पहला होगा ठोस, द्रव और गैस, ये तीन होंगे हमारे। तो ये तीन हमने पहले चैप्टर में ही बहुत अच्छे से पढ़े थे, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। फिर भी अभी थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है, ये भी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। और इसमें जो होगा हमारा, ये हमारा दो भाग में बटा होगा, ठीक है। पहला होगा हमारा शुद्ध पदार्थ और दूसरा होगा अशुद्ध पदार्थ, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में हमने अभी पढ़ा। पर हम फिर से समझेंगे। तो हमारे शुद्ध पदार्थ में भी कई चीजें आएंगी, उसको भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे अशुद्ध में पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ यही आएगा, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ में आएगा समांगी और एक आएगा विषमांगी, ठीक है। ठीक है, इतना आया, समांगी और विषमांगी दोनों आएगा, ठीक। और इसमें जो आएंगे हमारे वो होंगे, एक होगा तत्व और दूसरा होगा यौगिक। और ये यौगिक और तत्व भी हमारे, यौगिक तत्व जो हमारा होगा वो तीन भागों में बटा होगा। ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जितना भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारा, ठीक है। पहला होगा धातु, फिर अधातु होगा और उपधातु, ठीक है। ये तीन इसमें होंगे। और इसमें होगा कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। इतना हमें, ठीक है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पूरे चैप्टर में हमारे यही है, ठीक। और ये इतना हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक। समझ में आया इतना? ये इतना देखो, पहला हमारा जो था पदार्थ, हमने पदार्थ का डिफिनीशन अच्छे से पढ़ा, उसमें कोई, हमने पहले चैप्टर में ही पदार्थ के बारे में हम जान गए थे। फिर हमारा जो पदार्थ है वो दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है हमारा भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण हमारा जो होगा उसमें भी तीन चीजें हमें पढ़नी होंगी। जो पहला होगा ठोस, फिर द्रव होगा, फिर गैस, ठीक। ये चीजें हमें पढ़नी होंगी। और रासायनिक वर्गीकरण में हमें पढ़ना होगा शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। और जो हमारा शुद्ध पदार्थ होगा उसमें हमें तत्व पढ़ना होगा और यौगिक पढ़ना होगा, ठीक है। और हमारा जो अशुद्ध पदार्थ होगा उसमें हमें समांगी और विषमांगी पढ़ना होगा। फिर हमारा जो तत्व होगा उसमें हमें धातु, अधातु, उपधातु पढ़ना होगा। और जो हमारा यौगिक होगा उसमें कार्बनिक, अकार्बनिक। इतनी चीजें हमारा जो पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर में हमें इतनी चीजें अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। हमारा जो थोड़ा लेंदी है चैप्टर, पर जो हमारा पूरा चैप्टर है वो सब इसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ठोस। पहला जानते हैं ठोस क्या होता है। तो हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमने। जो हमारा ठोस है उसके जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के जो अणु होते हैं वो थोड़ा कम पास होते हैं। और जो हमारा गैस होता है उसके अणु एकदम दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। एक पात्र लेंगे, बीकर या पात्र कुछ भी कहते हैं। एक पात्र लेते हैं, ठीक है। इसके अणु, इसमें जल, इसमें जो वो होगा ये इतना पास 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 होगा, क्या बताए। इसमें जो रिक्त स्थान होगा वो बहुत कम होगा,
इसमें हमारे ठोस में ऐसा होगा, और जो हमारा द्रव होगा वो इस प्रकार नहीं, ऐसे थोड़ा होगा, मतलब उसमें भी होगा पर हमारे ठोस की अपेक्षा कम होगा। आया समझ में? और जो हमारा गैस होगा वो एकदम दूर दूर होंगे। ठीक है, ठीक, इतनी चीजें समझ में है। ये हमारा ठोस, द्रव, गैस। तो अगर हम डिफिनीशन बनाना चाहें तो हमारा डिफिनीशन बनेगा कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वो ठोस होता है, और जिसका सिर्फ आयतन निश्चित होगा, आकार नहीं निश्चित होगा, मतलब आकार अनिश्चित होगा, वो हमारा द्रव होगा। ठीक है, और हमारा जो गैस होगा उसका ना आकार निश्चित होगा ना आयतन निश्चित होगा। एग्जाम्पल के लिए बर्फ लेते हैं, तो बर्फ को हम किसी भी बर्तन में रखते हैं तो उसका आकार ले लेता है। ठीक है, आयतन भी उसका हो जाता है। उसके बाद द्रव, ठीक है, द्रव का आयतन तो निश्चित होगा पर आकार निश्चित नहीं होगा। और जो हमारा गैस होगा, अगर गैस को, नाइट्रोजन गैस को कहीं भी छोड़े तो पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया। ठीक है, कुछ पता नहीं चलेगा, वो किसी भी दिशा में जा सकता है, उसका आकार आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इतना समझ में आया। और भौतिक वर्गीकरण में हमारी ये सब आया, और रासायनिक वर्गीकरण में हमारी। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारे भौतिक में ये है, अगर कोई पूछ ले रहा है आपसे कि भौतिक क्या होते हैं, भौतिक गुण या भौतिक चीजें होती क्या है, तो भौतिक गुण हमारा सबसे सिंपल भाषा है। भौतिक गुण क्या होता है, तो देखो भौतिक गुण वो होता है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा बर्फ है, ठीक है, बर्फ है कोई, और हम बर्फ को पिघलाकर पानी बना सकते हैं। ठीक है, बर्फ है हमारा, बर्फ को पिघलाकर पानी बना सकते हैं, और उसी पानी को फिर से हम बर्फ में परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो हमारा होगा भौतिक गुण है वो सब। ये सब भौतिक गुण है कि मतलब फिर से अपनी अवस्था में पुनः आ जाना ही भौतिक गुण कहलाता है। जैसे कि बर्फ का एग्जाम्पल सबसे अच्छा और सबसे अच्छे से समझ में आ भी सकता है। वो बर्फ है, बर्फ पानी में बदलेगा, लेकिन पानी को हम फिर से बर्फ में बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं ना, तो ये होगा हमारा भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण ये होंगी जो पुनः अपनी अवस्था में आ सकती हैं। पर अब हम जानेंगे रासायनिक गुण। हमने ठोस, द्रव, गैस पढ़ लिया, भौतिक गुण पढ़ लिए, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ पढ़ लिए फिर से, लेकिन यहाँ पे एक बार आया है तो फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि हमारा जो रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है। तो रासायनिक गुण वो होता है जैसे दूध का दही में परिवर्तित होना। जो हमारा दूध है उसको तो हम दही में परिवर्तित कर सकते हैं, वो अगर फट जाए तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जो हमारा दही है उसको हम दोबारा कितनी भी कोशिश कर लें वो पॉसिबल ही नहीं है कि दोबारा दूध बन जाए, नहीं है पॉसिबल ना। तो जो मतलब पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है वो होगा हमारा रासायनिक। जैसे आप लोग खाना खाते हैं, खाना जो हमारा पचता है तो फिर से वो खाना बन के आता है, नहीं, खाना बन के नहीं आता। मतलब जो खाना खाते हैं वो जैसे भोजन का पाचन, ठीक है, खाना खाएंगे तो वो पचेगा, लेकिन बाद में वो खाना बन के फिर से नहीं आता है। हाँ, समझ में आ रहा है ना। ऐसे सेम दूध का दही में परिवर्तित होना, अगर जो हमारा दूध है अगर वो दही में परिवर्तित हो जा रहा है तो वो दोबारा दूध बन नहीं सकता। लेकिन हमारा जो भौतिक है उसमें ऐसी चीज़ें जो पुनः अपनी स्थिति में आ जाती हैं वो हमारी भौतिक होंगी। ठीक है, मतलब बर्फ है, बर्फ हमने पिघलाया, पानी बनाया, लेकिन हम फिर से पानी को बर्फ में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ में आया भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे भौतिक गुण के मतलब शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ हमारा क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा वो हमारा शुद्ध पदार्थ होगा, और जो अलग अलग असमान कणों से मिलकर बना होगा वो हमारा अशुद्ध पदार्थ होगा। तो इतना समझ में आया। शुद्ध पदार्थ हमने एग्जाम्पल आपको बताया था सोना और चांदी। सोना सिर्फ सोने से ही बनेगा, मतलब सोने में कोई मिलावट नहीं होती है।
ठीक है। और चांदी, तो चांदी में भी कोई मिलावट नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे होंगे शुद्ध पदार्थ। ठीक है। तो अगर हम जानते हैं कि और अशुद्ध पदार्थ जो असमान कणों से मिलकर बने होंगे वो अशुद्ध पदार्थ, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है तो पक्का इसमें मिलावट होगा, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ कहने का मतलब कि जिसमें कुछ ना कुछ मिलावट होता है, जो 2-3 कणों से मिलकर बना होता है, 2-3 या और भी ज्यादा कणों से मिलकर बना होगा, वो हमारा अशुद्ध पदार्थ होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। अब हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में। जो हमारे शुद्ध पदार्थ में आ रहा है तत्व, तत्व के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हम पढ़ रहे हैं तत्व, ठीक है। तत्व पढ़ेंगे, उसके बाद हम धातु, अधातु, उपधातु पढ़ेंगे, उसके बाद हम यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम तत्व पढ़ते हैं। तत्व हमारा होता क्या है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पदार्थ का वह मूल रूप, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। कह रहे पदार्थों का वह मूल जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसे कहते हैं तत्व। जैसे हमारा लोहा और तांबा, ठीक है, जैसे लोहा और तांबा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं लोहा, ठीक है। लोहा और तांबा हमारे तत्व का उदाहरण है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में नहीं विभाजित हो सकता है, उसे कहते हैं तत्व। इतना समझ में आया, जैसे हमारा लोहा और तांबा। अब हम आगे पढ़ते हैं धातु के बारे में। धातु के क्या क्या गुण है, जो मतलब धातु के बारे में पढ़ेंगे, धातु क्या होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि धातु चमकीली होती हैं, ठीक है, धातु चमकीली होती हैं, इनमें अधातु वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। जो हमारे धातु होंगे इसमें अधातु वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, ठीक है। अधातु वर्धनीयता का मतलब हमारा होता है तन्यता, तन्यता कठोरता, ठीक है, तन्यता। अधातु वर्धनीयता का मतलब होता है तन्यता, क्या, तन्यता, ठीक है। तन्यता मीन्स कठोरता, ठीक है, हमारे जो धातु हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये ताप और विद्युत की सुचालक होती है। जो हमारा धातु होता है ये ताप और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये धात्विक होते हैं, ये धात्विक होते हैं। क्या धात्विक होता है, हमारा जो धातु होता है, धातु हमारा धात्विक होता है, ठीक है। मतलब धात्विक मतलब होता है प्रतिध्वनिपूर्ण का मतलब आवाज करता है, ठीक है। जो हमारा धातु होगा वो आवाज करेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद हमने अधातु लिखा है, हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे। अधातु जो होती हैं वो चमकीली नहीं होती और हमारी धातुएं चमकीली होती हैं, ठीक है। जो धातु होता है वो अधातु नहीं होता है, बस इतना जानना है। धातु हमारा चमकीला होता है, अधातु हमारा चमकीला नहीं होता। और धातु में हमारे अधातु वर्धनीयता मतलब तन्यता और कठोरता का गुण पाया जाता है, और इसमें अधातु वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, मतलब तन्यता कठोरता हमारे अधातु में नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये ताप और विद्युत, देखो हमारा जो धातु होता है वो ताप और विद्युत दोनों का सुचालक होता है, लेकिन जो धातु होता है वो ताप और विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो हीरा है हमारा, हीरा, ठीक है, हीरा अधातु है, हीरा
हीरा को अधातु माना जाता है, फिर भी इसमें चमक होती है, हीरे में चमक होती है ना, होती है चमक, पर हीरा अधातु कहा जाता है। हीरा अधातु कहा जाता है पर उसमें चमक होती है, मतलब कि अपवाद के रूप में, अधातु में देखा जाए तो अपवाद के रूप में, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, अपवाद के रूप में, ठीक है, अपवाद के रूप में हीरा अधातु है, ठीक है, हीरा अधातु होते हुए भी चमकता है, अधातु होते हुए भी चमकीली होती है, ठीक है। अधातु हीरा जो है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कहीं कहीं पेपर्स में पूछे जाते हैं कि जो हीरा होता है वो धातु है कि अधातु है। तो हीरा चमकता है, ये सब जानते हैं, ठीक है, ये सब जानते हैं कि हीरा चमकता है, और हमने पढ़ा है कि धातु चमकीली होती है, तो हम धातु पे टिक लगा देते हैं। पर है अधातु, ये अपवाद के रूप में चमकता है, ठीक है, इसको अपवाद कहा गया है। जैसे क्लास में कुछ अपवाद होते हैं, वैसे यहाँ पे भी अपवाद है, ठीक है। हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उपधातु। उपधातु हमारा सबसे सिंपल होता है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों, उन्हें ही उपधातु कहेंगे, ठीक है। सबसे सिंपल डिफिनेशन, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों, उन्हें हम लोग कहते हैं उपधातु, ठीक है। इतना समझ में आया सबको। हमने पढ़ा भौतिक गुण, रासायनिक गुण। भौतिक गुण में हमने ये तीनों पढ़ा, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक गुण में हमने शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ क्लियर किए। उसके बाद शुद्ध पदार्थ में हमने तत्व पढ़ा। तत्व में हमने धातु, अधातु और उपधातु, इतनी चीजें पढ़ी। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। यौगिक के बारे में पढ़ेंगे तो यौगिक क्या चीज होती है ये जानेंगे। तो कह रहे हैं कि यौगिक, ठीक है, यौगिक कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ तत्वों के मेल से, तत्वों का मेल होगा दो या दो से अधिक पदार्थों से, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों से दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से, मतलब दो तत्व रहेंगे या उससे अधिक भी हो सकते हैं, उनके मेल से एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है। अनुपात होगा एक निश्चित, अनुपात में जो अनुपात होगा उस अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो पदार्थ बनेगा उसी को कहेंगे यौगिक। क्या कहेंगे? यौगिक, इसको कहेंगे, ठीक है, ठीक, यौगिक कहेंगे। जैसे हमारा हो गया फॉर एग्जाम्पल, यौगिक का हमारा जो उदाहरण होगा वो होगा जल, नमक, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं जल, नमक, ऐसे तो हम उसका वो लिख दे रहे हैं, अणुसूत्र लिख दे रहे हैं जल का एग्जाम्पल, ठीक है, H2O यही लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, अल्कोहल भी होता है, ठीक है। अल्कोहल हमारा होगा C2H5OH, इसका सूत्र होता है, ये भी लिख दे रहे हैं, शराब, ठीक है, C2H5OH। अल्कोहल हमारा, अल्कोहल को कहते हैं शराब, पीने वाली शराब, ठीक है, उसको कहते हैं अल्कोहल। और जो अल्कोहल का हमारा जो अणुसूत्र होगा वो होगा C2H5OH, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने यौगिक पढ़ लिया, ठीक। अब हम यौगिक के बाद एक हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है, वो है मिश्रण, ठीक है। मिश्रण के बारे में जानेंगे। देखो, एक पहले हम जान लेते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। सॉरी, मैं ये भूल गई थी। पहले हम पढ़ेंगे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, उसके बाद हम आगे मिश्रण को जानेंगे। तो जिसमें, ठीक है, जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें कार्बनिक कहते हैं, और जो कार्बन और भी कुछ चीज़ों से मिलकर बने होते हैं उन्हें अकार्बनिक कहते हैं। बस इतना ही है, इसमें कोई झमेला नहीं है, इतना ही है, ठीक है। अब हम आगे
आगे इसको अभी मैं पेंडिंग में रख रही हूँ 2 मिनट, पहले मिश्रण समझते हैं फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। समांगी और विषमांगी, ठीक है। तो पहले हम मिश्रण जानते हैं कि मिश्रण बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, तो पहले मिश्रण जानेंगे फिर समांगी और विषमांगी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिश्रण बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। मिश्रण क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? मिश्रण। इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिश्रण यौगिक तत्व, उसके बाद समांगी विषमांगी पदार्थ, ठीक है। ये सब बहुत जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मिश्रण। क्या पढ़ेंगे? मिश्रण। तो देखते हैं कि मिश्रण क्या होता है। तो कह रहे हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, अभी हमने यौगिक पढ़ा, यौगिक में भी हमारे क्या था? 2 या 2 से अधिक तत्वों का मेल। इसमें कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, इसमें तत्व और यौगिक दोनों आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक की किसी भी अनिश्चितता का अनुपात मात्रा में मिलावट लेती है तो इस प्रकार बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। मतलब अगर हमारे तत्व और यौगिक में कोई मिलावट होता है तो उसी को हम लोग मिश्रण कहते हैं। मिश्रण मतलब मिश्रण समझने से ही आ रहा है, मिश्रण का मतलब होता है किसी चीज में मिलावट, ठीक है। बस इतना ही था हमारा मिश्रण। उसके बाद जैसे वायु में हवा चलती है तो हवा में बहुत मिश्रण, बहुत चीजें मिली हुई होती हैं, जैसे हमारे धूल के कण, ठीक है। हवा चलता है तो धूल के कण बस हमको दिखते नहीं है, ठीक है, और उसमें मिली होती हैं। वायु में जो होता है उसमें धूल के कण मिले हुए होते हैं। उसके बाद रेत होता है, उसमें भी कई चीजें मिली होती हैं, ठीक है। वही कह रहा है, इसका मतलब मिश्रण का मतलब क्या? किसी चीज में मिलावट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वायु। क्या है? वायु, ठीक है। वायु में सब जानते होंगे कि धूल मिला होता है, ठीक है, धूल के कण, लेकिन वो कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें हमारी आंखों से, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखें तब शायद दिखाई दे, ठीक है। ये जो हमारी आँखें हैं, ये जो हमारी आँखें हैं, इनको नग्न आँखें कहते हैं। ये नहीं कि चश्मा लगा लिए तो नहीं, चश्मा लगाने से कुछ नहीं होता। ये जो हमारी आँखें हैं या हम चश्मा लगा लिए कुछ भी, तो इसको कहेंगे नग्न आँखें, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब हम मिश्रण और यौगिक के बारे में एक सेकंड देखो, हम पहले पढ़ लेते हैं समांगी और विषमांगी, फिर हम पढ़ते हैं मिश्रण और यौगिक के में अंतर, ठीक है, क्या अंतर है। तो पहले हम समांगी विषमांगी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये सारा इरेज करेंगे, फिर आराम से पढ़ेंगे। समांगी और विषमांगी क्या होता है? कह रहे हैं वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है, समांगी मिश्रण। कह रहा है कि ऐसा मिश्रण, ठीक है, ऐसा मिश्रण जिसकी बनावट समान हो, मतलब जिसका बनावट समान हो और तथा जो उसके कण हो वो अलग अलग नहीं, मतलब अलग अलग नहीं पहचान में है। मतलब कहने का मतलब है कि उसके जो कण है, कण तो अलग अलग होंगे, उसमें मिलावट होगा, पर वो हमें दिखाई ना दे, वो जनाई ना पड़े कि इनमें मिलावट हुआ है, ठीक है। ऐसी देखो, फिर से एक बार देखते हैं, वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो। कह रहा है कि वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो और इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता, ठीक है। यही कह रहा है कि जिसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता और जो हमारे बनावट जो होगी वो समान होगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे नमक और जल। नमक में जल मिला होता है कुछ कुछ, ठीक है, लेकिन पता नहीं चलता ना, पता अभी नमक रख दे किसी चीज में तो पता नहीं चलता है, ठीक है। और जैसे, ठीक है, आप भी देखो,
नमक में मिलावट रहता है पर पता नहीं चलता। और अगर हम नमक पानी का घोल बनाएं तब भी घोल जब बन के कंप्लीट होता है तो पता ही नहीं चलता कि नमक, मतलब पीते हैं तो लगता है कि इसमें नमक मिलाया गया है, पर अगर इसे देखें तो पता नहीं चलेगा कि इसमें ये सिर्फ पानी है या पानी में नमक मिलाया हुआ, पता नहीं चलता ना, उसके कण दिखाई नहीं देते ना। ठीक है, और हमारा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हमारा मिश्रण का है वो है हवा। हवा में इतने कण होते हैं, धूल के कण और पता नहीं कौन कौन से कण होते हैं, पर पता नहीं चलता, दिखाई नहीं देता, बस हमें हवा लगती है, बस अच्छा है, वही सब अच्छा है बस। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं विस्मांगी। हमने समांगी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे विस्मांगी। तो कह रहे हैं कि वह मिश्रण जिसका भौतिक रूप से अलग अलग, देखो जो भौतिक रूप से अलग अलग होंगे, ठीक है, और इसके कणों का अलग अलग इसके कण जो होंगे उसको अलग अलग पहचाना जा सके। हमारा जो समांगी था उसमें कह रहा था कि इसकी बनावट सेम हो और इसके कणों को पहचाना ना जा सके। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि जो इसके वह मिश्रण जिसके जो भौतिक रूप से अलग अलग हो, जिसकी बनावट भी अलग अलग हो और वो अलग अलग पहचाना भी जा सके, ठीक है, उसको कहेंगे विस्मांगी मिश्रण। जैसे लोहे के पुरादे और बालू का मिश्रण, बालू में कोई चीज मिलाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, अब हमारा ये इतना खत्म होता है। हमने पढ़ा भौतिक गुण, रासायनिक गुण, फिर भौतिक गुण में हमने ठोस द्रव गैस पढ़े, अच्छे से समझे। ठीक, फिर उसके बाद में हमने रासायनिक गुण में शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ पढ़े, शुद्ध पदार्थ में हमने तत्व पढ़ा, तत्व में हमने पढ़ा धातु अधातु उपधातु, फिर हमने पढ़ा यौगिक, यौगिक में हमने कार्बनिक अकार्बनिक पढ़ा। ठीक है, और जो हमारा अशुद्ध पदार्थ था उसमें समांगी विस्मांगी था, वो भी हमने पढ़े एग्जाम्पल के साथ, सब अच्छे से क्लियर हो गया। और हमारे पूरे चैप्टर में बस यही सब है, और मिश्रण, यही सब मिश्रण तत्व यौगिक, इन्हीं सब चीजों से पूरा चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। अब हम क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिश्रण और यौगिक में अंतर। क्या पढ़ेंगे? मिश्रण यौगिक में अंतर। चैप्टर तो बड़ा है पर कोशिश यही रहेगी कि खत्म कर दूं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो अंतर जब किसी चीज में पूछा जाता है तो उसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखते हैं ना, एक तरफ हमारा मिश्रण होगा और एक तरफ हमारा यौगिक होगा। ठीक है, इसी में तो हमें अंतर पूछा है। ठीक, हम पढ़ेंगे मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो क्या है? कह रहे हैं कि अगर किसी चीज का पूछता है अंतर तो सबसे पहले हम उसकी डिफिनीशन लिखते हैं। इसका भी हम डिफिनीशन और इसका भी हम डिफिनीशन पहले समझते हैं, फिर आगे आगे करते हैं बात। तो पहला कह रहा है कि तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। देखो बहुत सिंपल डिफिनीशन है कि तत्व और यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अंतर बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तत्व और यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं
यौगिक की डिफिनेशन जानेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, कह रहे हैं कि तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। हमारा जो तत्व यही तो था, दो या दो से अधिक तत्व मिलके अनुपात वगैरह ये सब तो था। तो कह रहे हैं तत्व क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो तत्व हमारा जो होगा वो क्रिया करेगा और नए यौगिक का, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ दोनों का। ठीक, अब हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, देखते हैं। तो दूसरा, यह नया पदार्थ नहीं होता है। जो हमारा मिश्रण होगा यह नया पदार्थ नहीं होगा। ये सब बहुत जरूरी है क्योंकि ये अंतर जो है ना ये पूछा जाता है। यह नया पदार्थ नहीं होता। और सेम अपोजिट, यह नया पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो हमारा मिश्रण होता है वो नया पदार्थ नहीं होता है, लेकिन जो हमारा यौगिक होता है वो नया पदार्थ होता है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं यह भौतिक विधियों से अलग किया जाता है। यह भौतिक विधियों से अलग किया जाता है। ठीक, और जो ये कह रहा है कि यह रासायनिक विधियों से अलग किया जाता है। ये भौतिक से किया जाता है ना, देखो ये भौतिक विधियों से अलग किया जाता है और यह रासायनिक विधियों से अलग किया जाता है। ठीक है, ठीक, अब हम एकदम लास्ट टॉपिक अपना लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि इसके संघटनों का नियत अनुपात नहीं होता है। इसके जो संघटक होते हैं इसका नियत अनुपात नहीं होता है। इसके संघटकों का नियत अनुपात नहीं होता है। ठीक है, और इसके संघटकों का नियत अनुपात होता है। ठीक है, ठीक, इतना सबको समझ में आया। इसमें देखो एक बार समझते हैं, मिश्रण क्या कह रहा है कि तत्व और यौगिक मिलकर मिश्रण बनाते हैं। मिश्रण का मतलब कोई दो चीजें मिलकर तीसरे का निर्माण। ठीक है, अभी हम कोई कलर मिलाते हैं, जैसे अगर येलो कलर है और वाइट कलर, दो कलर है अलग अलग, हमें कोई और कलर चाहिए, वाइट नहीं, येलो ले लेते हैं और रेड कलर। ठीक है, येलो और रेड दो कलर ले लेंगे और हमें दूसरा ऑरेंज कलर चाहिए, तो येलो और रेड को मिलाएंगे तो ऑरेंज कलर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि तत्व और यौगिक को मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा, तो किसी पदार्थ को मिलाएंगे तो तीसरा तैयार होगा। ठीक है, वही कह रहे हैं कि यह नया पदार्थ नहीं बनाता है। यह मतलब नया पदार्थ नहीं होता है, ये पुराने पदार्थों से मिलकर बनता है। जैसे हमारा जो येलो कलर और रेड कलर है वो पुराना ही तो है, वो जो पुराना पदार्थ उसको जब हम मिलाएंगे तो हमारा पदार्थ बनेगा, तो मतलब ये भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा।
तो मतलब यह नया पदार्थ नहीं होता है। और जो ये जो अलग किया जाता है तो ये भौतिक विधियों से अलग किया जाता है, फिर से अपनी अवस्था में ये आ सकता है। पर जो ठीक है, अभी हम मिश्रण समझते हैं। उसके बाद इसके संघटकों का नियत अनुपात नहीं होता, इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है मिश्रण का, ठीक है। फिर हम यौगिक समझते हैं, कह रहे हैं तत्व से क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है। मतलब जो हमारा तत्व होगा वो क्रिया करेगा, ठीक है, तत्व से क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है, ठीक। तत्व से क्रिया करेगा तब हमारे यौगिक का निर्माण होगा। आगे कह रहा है कि नया पदार्थ होता है, या जो है यह नया पदार्थ होता है क्योंकि ये किसी चीज से क्रिया करेगा, ठीक है, तो हमें नया पदार्थ बनेगा। जैसे कुछ ले लेते हैं, जैसे देखो हमारा एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारा एक सेकंड, जैसे हमारे हाइड्रोजन है, कहाँ बताऊं, इसको मिटा दे रहे हैं, अंतर है समझना, ठीक है। जैसे हमारा हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, ये हमारे अलग अलग है ना, लेकिन ये जब अभिक्रिया करेंगे तो एक हमें नया पदार्थ मिलेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमें नया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये दोनों अलग अलग हैं, अभिक्रिया करेंगे तो एक नया पदार्थ मिलके तैयार होगा, ठीक है, वही कह रहा है। फिर कह रहा है यह रासायनिक विधियों से अलग किया जाता है, ये रासायनिक विधियों से अलग किया जाता है, कहने का मतलब ये पुनः अपनी अवस्था में फिर से नहीं आ सकता है। फिर कह रहा है इसके संघटकों का नियत अनुपात होता है, ये इसका अनुपात होता है, ठीक है। इसका जो अनुपात होगा ना वो होगा 1:1:2, ठीक। इसका HCl का जो अनुपात होगा वो यही होगा 1:1:2, ठीक। तो इसका अनुपात निश्चित होता है, उसका नहीं होता है। अब हम आगे कुछ अलग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर से हमें अंतर ही पढ़ना है अभी, ठीक। और ये बहुत जरूरी टॉपिक है सब, मतलब ये पूरा चैप्टर ही बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसमें जितने भी चीजें हैं सब इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो कह रहा है कि हमने मिश्रण यौगिक में अंतर पढ़ लिया, अब कह रहे हैं कि तत्व और यौगिक में अंतर, ठीक है। तो हम ऐसे फिर से बनाएंगे, तत्व इधर करेंगे यौगिक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तत्व और यौगिक में अंतर। तो इसका जो पहला पॉइंट है और इसका जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है इनमें सिर्फ एक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तत्व में हमारे एक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, इसमें सिर्फ एक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो पहला टॉपिक है वो कह रहा है कि इनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। इनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगला इसमें कह रहा है तत्व में इन्हें ना ही भौतिक और ना ही रासायनिक विधियों से अलग किया जाता है। इसको ना भौतिक और इससे भौतिक व रासायनिक किसी भी विधियों से अलग नहीं किया जाता। भौतिक व रासायनिक किसी भी
और जो हमारा यौगिक है वो किस विधि से अलग किया जाता है, ये तो सबको पता ही है कि इसे सिर्फ रासायनिक विधि से अलग किया जाता है। इसे सिर्फ रासायनिक विधि से अलग किया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि ये पदार्थों के मूल रूप होते हैं। तत्व जो होता है कह रहे हैं ये पदार्थों के मूल रूप होते हैं। ठीक है, और इसमें कह रहा है ये तत्वों के बने पदार्थ होते हैं, ये तत्वों के बने पदार्थ होते हैं। ठीक है, ठीक, इतनी बातें समझ में आई। देखो फिर से कह रहे हैं तत्व बता रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जो हमारा तत्व होगा उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे। ठीक है, और यौगिक में इनमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसे मतलब किसको, तत्व को न भौतिक न रासायनिक किसी भी विधि से अलग नहीं किया जा सकता। और जो हमारे यौगिक होंगे इसको रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। इसको सिर्फ किसी और विधि से नहीं, सिर्फ रासायनिक विधि से ही अलग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये पदार्थों के मूल रूप होते हैं। तत्व जो हमारे होते हैं वो पदार्थों के मूल रूप होते हैं, और जो हमारा यौगिक होता है ये तत्वों के बने पदार्थ होते हैं। ये तत्वों के बने पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो तत्व और यौगिक समझ में आ गया इसका अंतर। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण के गुणधर्म। ठीक है, तो मिश्रण के क्या क्या गुणधर्म है। पहला है कि मिश्रण के संघटकों को आसानी से अलग किया जाता है। मिश्रण के संघटक जो होंगे उन्हें आसानी से पृथक मीन्स अलग किया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक संगठन का अपना वास्तविक गुणधर्म होता है। जो इसके संघटक होंगे, ठीक है, उसके जो प्रत्येक मतलब एक जो प्रत्येक संगठक, ठीक है, उसका जो अपना वास्तविक गुणधर्म होगा, उसका अपना वास्तविक गुणधर्म होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि संगठकों का अनुपात अलग अलग होता है। जो हमारे संगठक होगा उसका जो अनुपात होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, ये थे हमारे मिश्रण के गुणधर्म। ठीक, अब हम आगे पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे विलयन, विलय, विलायक। अब हमें ये सब पढ़ना है। ये सब भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चंस आते हैं और इसके क्वेश्चंस जरूर आते हैं, मतलब एक आध क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना होगा हमें विलयन। ठीक है, इसके क्वेश्चंस होते हैं, इसके सूत्र होते हैं। ठीक है, आपने अभी तक मैथ में सिर्फ क्वेश्चन पढ़े थे। हाँ,
लेकिन अब 9th और 10th 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। मतलब उसमें भी क्वेश्चंस लगवाया जाएगा। तो इसके भी क्वेश्चन होंगे, इसके भी कुछ सूत्र होंगे, ठीक है। पहले हम जानते हैं कि हमारा जो विलयन है वो क्या है। तो कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के जो समांगी मिश्रण होंगे उनको विलयन कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे नींबू और जल, नींबू और जल इसके मिश्रण को हम लोग कहेंगे विलयन। सोडा और जल इसके मिश्रण को हम लोग कहेंगे विलयन। तो इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, नींबू और जल। नींबू और जल को मिलाएंगे तो विलयन बनेगा, ठीक है। नींबू और जल का जो इसका जो मिश्रण होगा इसी को कहेंगे विलयन, ठीक है। उसके बाद ठीक नींबू और जल के मिश्रण को ही विलयन कहेंगे। उसके बाद और जो सोडा और जल के मिश्रण को भी विलयन कहेंगे। और भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर कह रहा है विलयन पदार्थ के बीच अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। विलयन किस किस पदार्थों के अवस्थाओं में पाया जाता है, तो ठोस विलयन में, द्रव विलयन में और गैस विलयन में, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे ठोस विलयन। ठोस विलयन में जो होगा वो मिश्र धातु में पाया जाएगा। ठोस विलयन में यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, नोट है, ठीक है। ये नोट है हमारा जो यहाँ पे लिखना है। एक होगा ठोस विलयन, ठीक है। ठोस विलयन में हमें मिश्र धातु मिलेगा, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा द्रव विलयन, ठीक है। द्रव विलयन। तीसरा होगा गैसीय विलयन, ठीक है। गैस विलयन को या गैसीय विलयन को, ठीक। तो हमारा जो द्रव विलयन होगा उसमें पाया जाएगा नींबू पानी, ठीक है। नींबू पानी का वो द्रव में, लिक्विड नहीं है हमारा पानी, है ना लिक्विड, नींबू व पानी, ठीक है। इसमें मिश्र धातु पाए जाएंगे और इसमें होगा हमारा क्या, वायु, ठीक है। जो हमारे गैस होते हैं वो उड़ जाते हैं, मतलब अभी कोई गैस वैस निकलता है तो बदबू करता है तो वो हवा में मिल जाता है ना। और जब हवा हमारे पास आती है तो वो स्मेल भी हमारे पास आती है। मतलब देखो गैस के बारे में बताऊं तो गैस जो है वो निकलेगा अगर वो कहीं दूर दूर निकल रहा है, ठीक है, पर महकता है अगर जैसे दूर नहीं, मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ हूँ, ऐसे कैसे बताऊँ, देखो जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पढ़ रहा है क्लासरूम में बैठ के, ठीक है, कोई लड़की है और यहाँ पे कोई गैस निकला तो हवा जो है वो ऐसे ऐसे इसके पास भी तो आएगा, मतलब हवा सबके पास तो जाती है, तो उसमें ये जो गैस होगा वो भी मिला हुआ होगा, उसकी महक वहाँ तक जाएगा, मतलब वायु के साथ जाएगा, ठीक है, वही कह रहा। और द्रव मतलब द्रव हमारा पानी होता है, ठीक है, और ठोस मतलब मिश्र धातु, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे विलयन के गुण। विलयन के गुण हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, विलयन के गुण। और अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। विलयन के गुण क्या पढ़ रहे हैं, विलयन के गुण, इसके क्या क्या गुण हैं। तो पहला गुण ये समांगी होते हैं, सही बात है, हमारा डिफिनेशन में ही हम पढ़ते वक्त ही बता दिए थे कि ये समांगी होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। और जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा ये अस्थायी होते हैं या अस्थायी होता है, ठीक है।
तीसरा हमारा जो टॉपिक होता है सॉरी पॉइंट होगा वो होगा विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन में ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ठीक, इतना है समझ में। अब चौथा जो है वो कह रहा है कि यह छानने पर भी क्या कह रहा है कि छानने की विधि से भी इसके विलय कणों को अलग नहीं किया जा सकता। मतलब इसको छानेंगे भी तभी भी जो इसके कण होंगे उसको अलग किया नहीं जा सकता। छानने पर भी इसके जो विलय कण होंगे या जो कण होंगे विलय कण को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, इतना है हमारे जो इतना है हमारा वो है विलयन का गुण, ठीक है। ये था हमारा पहला है कि ये समांगी मिश्रण है। देखो भाई हम लोग डिफिनीशन पढ़ रहे थे तभी हमने कहा था डिफिनीशन कहा था तभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होगा उसको ही विलयन कहेंगे। तो मतलब समांगी मिश्रण होगा तो उसको ही विलयन कहेंगे। तो मतलब जो इसका गुण होगा पहला गुण यही होगा कि ये समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा गुण होगा वो क्या होगा, वो होगा यह अस्थायी होता है, ठीक है। और जो हमारा तीसरा गुण है वो कह रहे हैं विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। जो हमारा विलयन होगा उसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि छानने पर भी इसके कणों को या इसके विलय कणों को अलग नहीं किया जा सकता। इतना है, समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कौन सी टॉपिक है इसके बाद। हम पढ़ेंगे विलायक। ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या है विलायक? ठीक, पढ़ेंगे हम लोग विलायक क्या होता है, ठीक। तो विलायक क्या होता है पढ़ते हैं। विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। मतलब विलयन का वह घटक जो विलयन में ही सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसके दूसरे घटकों में भी विलयन मिलता है, ठीक है। विलयन हर तरफ से हमें मिलेगा, उसको ही विलायक। जैसे हो गया हमारा जल, एग्जाम्पल जल, शराब, मतलब शराब को कहते हैं अल्कोहल, ठीक है। शराब नहीं जल्दी कहते, केमिस्ट्री में अल्कोहल कहते हैं, पर समझाने में शराब कहते हैं, ठीक है, समझाने के लिए ताकि जाने। अल्कोहल बहुत लोग बोलो तो नहीं जान पाते, पर शराब सब लोग लगभग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, शराब, ये सब मतलब ETC सब विलायक। क्या है विलायक? ये सब जल, अल्कोहल, ETC सब क्या है विलायक। अब हम विलायक जो हमारा था वो देखो विलयन, विलायक, विलय, तीन चीजें होती हैं। इन तीनों चीजों से मिलकर सूत्र बनता है और इन्हीं तीनों पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम जान गए ना। अच्छा देखो, अभी आप लोग 9th में हो तो जल, देखो जल का सूत्र क्या होता है, H2O, बताना जरूरी है, ठीक है। 11th में चले जाओगे तो सब जल नहीं लिखेगा कोई, डायरेक्ट एग्जाम्पल में H2O। अल्कोहल को कोई अल्कोहल या शराब नहीं लिखेगा, डायरेक्ट सब लोग लिखेंगे C2H5OH।
अभी 10th तक आपको सब लगभग बताएंगे कि हमारा जो एथिल, इसको अल्कोहल ही नहीं कहते हैं, इसको एथिल अल्कोहल कहते हैं, लेकिन अल्कोहल ज़्यादातर कहा जाता है। पर अगर कहा जाए इसके हिसाब से तो एथिल अल्कोहल, ये जो OH है ना, इसका मतलब अल्कोहल होता है। पर अगर ये सब देखा जाए तो ये पूरा होता है एथिल अल्कोहल। अगर सिर्फ यही इतना OH देखेंगे तो OH सिर्फ हमारा अल्कोहल होता है, इसको अल्कोहल भी कहा जाता है। अल्कोहल का अगर सूत्र देखें तो OH होता है, पर इसको एथिल अल्कोहल, अगर एथिल अल्कोहल की बात करें तो C2H5OH होता है, लेकिन अगर अल्कोहल कहें तो OH होगा। ठीक है, ठीक, और आदि और भी हो सकते हैं। ठीक है, 11th में सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा कि H2O मतलब जल होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन, OH मतलब अल्कोहल, COOH मतलब क्या होता है, ये एथिल अल्कोहल, और वो होता है एसिटिक अम्ल, COOH मतलब। ठीक है, समझ रहे हैं, COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र जो होता है वो होता है CH3COOH। ये होता है हमारा एसिटिक अम्ल, ये होता है अम्ल, ये होता है एसिटिक। ठीक, कितनी बातें समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं विलय की तरफ। किसकी तरफ, विलय की तरफ। ये सब हमारे जरूरी टॉपिक है और इसी से हमारे क्वेश्चंस आएंगे, जरूर आएंगे, एक ना एक जरूर आता है। ठीक है, दो नहीं तो एक जरूर आता है। ठीक, तो अब पढ़ने जा रहे हैं विलय के बारे में। इसको थोड़ा सुंदर सा लिख देते हैं, अजीब होगा। विलय के बारे में जानेंगे कि हमारा जो विलय है वो क्या है। तो कह रहा है कि विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे कम मात्रा में पाया, जो विलयन में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है उसे ही विलय कहेंगे। जैसे जो हमारा पानी होता है वो विलयन, वो विलायक होता है। ठीक है, जो हमारा पानी होगा वो विलायक होगा। अगर हम पानी और नमक का घोल बनाएंगे तो जो उसमें नमक होगा, मतलब पानी, जैसे कोई यहाँ पे कोई बीकर लेते हैं, ठीक है, कोई बीकर ले रहे हैं, ठीक, इसमें हम जल यहाँ तक भरेंगे। ठीक है, यहाँ मतलब पूरा यहाँ सब जल है। ठीक है, सब जल भरेंगे। ठीक, ठीक है, पूरा यहाँ से जल, पर इसमें जो नमक होगा वो हम 1 चम्मच, आधा चम्मच अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। ठीक है, जैसे 1 लोटा जल है, ठीक है, 1 लोटा या 1 मग जल है, उसमें हम अगर हमको शरबत बनाना है तो हम उसमें देखो नमक डालेंगे, तो नमक अपने स्वाद अनुसार 1 चम्मच, आधा चम्मच। तो जो नमक होगा इसमें, इतने में पूरा ये एक मग है। ठीक है, और इस मग में जो आधा चम्मच, 1 चम्मच जो नमक डाला जाता है वो हमारा होगा विलेय पदार्थ। नमक या शरबत बनाने के लिए जो चीनी लगता है, चीनी हमारा अपने स्वाद अनुसार जो डालेंगे, पर पानी से चीनी हमारा कम ही होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जो डिफिनीशन है यही समझेंगे कि विलयन का वह घटक जो विलयन में मतलब जो विलयन में सबसे कम मात्रा में पाया जाता हो उसे ही विलय कहते हैं। मतलब चीनी और नमक पानी की अपेक्षा कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, चीनी और नमक, चीनी नमक। ठीक है, किसका, विलय का। चीनी का भी सूत्र, चीनी का पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, और नमक का तो होता है NaCl।
NaCl, ठीक है। ये नमक का, चीनी का मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। इतना हमने विलयन, विलयन, लायक ये सब पढ़ा। अब हम एक सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम सांद्रता पढ़ते हैं, फिर हम सूत्र पढ़ेंगे, ठीक। पहले क्या पढ़ेंगे? सांद्रता। ये भी जरूरी है, मतलब इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़े या अभी हम पढ़ रहे हैं, सब बहुत जरूरी है, ठीक। ये चैप्टर पूरा दूसरा जो है बहुत जरूरी है, सांद्रता, ठीक। सांद्रता के बारे में हम जानेंगे कि हमारा जो सांद्रता होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी विलयन में विलय की कितनी मात्रा है, जो यह बताता है, मतलब कोई विलयन है उसमें जो हमारा विलय पदार्थ है उसकी कितनी मात्रा है, जो यह बताता है वही हमारा सांद्रता होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर विलयन की मात्रा अधिक है, जो विलयन, तो विलयन सांद्र होगा। अगर विलय की मात्रा अधिक होगी, एग्जाम्पल ले लेते हैं सांद्रता में, अगर विलयन, अगर विलय की मात्रा अधिक है, अगर विलय की मात्रा अधिक है, तो जो हमारा विलयन होगा वो सांद्र होगा, है तो विलयन सांद्र, तो विलयन सांद्र होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक। एग्जाम्पल है कि अगर ये जो विलय, ये जो सांद्रता है ये बताता है कि विलय की मात्रा कितनी है, ठीक है। सांद्रता ये बताता है कि विलय की मात्रा इसमें कितनी है, विलयन में विलय की मात्रा कितनी है। अगर विलय की मात्रा अधिक होती है तो विलयन सांद्र होगा, अगर कम होगी तो विलयन सांद्र नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला है सूत्र। ये बहुत एकदम अंतिम में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अभी मतलब अभी लगा लेंगे, ठीक है। देखते कितना है। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। तो जो हमारा सूत्र होगा वो क्या होगा, देखते हैं। सूत्र है वो है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत को ऐसे कर देते हैं, ठीक है। द्रव्यमान, ठीक, ये तो जानते हैं ना, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे कुल विलयन का द्रव्यमान। ध्यान ले लेना, ठीक है, बराबर विलय का द्रव्यमान बटे कुल विलयन का द्रव्यमान, कुल विलयन का द्रव्यमान गुणे 100%, ठीक। ये हमारा सूत्र है, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत का, कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान गुणे 100%, ठीक है। ये हमारा सूत्र है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सूत्र है, जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। अभी एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि यदि 10 ग्राम नमक 90 ग्राम पानी में घुला है तो विलयन का कुल द्रव्यमान 100 है,
तो द्रव्यमान, जो विलयन का द्रव्यमान है वो 100 है और 10 ग्राम नमक में, नमक हमारा है 10 ग्राम, मतलब जो हमारा विलय है वो है 10 ग्राम और जो हमारा विलयन है वो है 100। तो अभी नहीं लिखते, ठीक है। कह रहे द्रव्य, देखो कह रहे कि यदि, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, यदि 10 ग्राम नमक में यदि 10 ग्राम नमक में 90 ग्राम पानी को घोला जाता है तो विलयन का कुल द्रव्यमान 100 है, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालो। तो अभी हमने पढ़ा कि द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या है। नमक हमारा क्या है, हमने उदाहरण में, विलय के उदाहरण में पढ़ा था कि नमक हमारा विलय है, ठीक है। तो विलय हमें कितना दिया है, नमक हमें कितना दिया है 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद विलयन का द्रव्यमान हमें कितना दिया है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का जो द्रव्यमान है वो हमें 100 दिया है, ठीक है। तो अब हम यही सूत्र रखेंगे, यही वाला। तो विलय का द्रव्यमान 10 बटे कुल विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 रखेंगे बटे गुणे ये 100% ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया, कहाँ से क्या क्या आया, क्वेश्चन समझ में आया सब कुछ। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 100 है इससे 100 से काट देंगे तो हमारा कितना बचा 10%, यही हमारा होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 10%, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब हम आगे दूसरा सूत्र पढ़ेंगे, ये सूत्र पढ़े, इस सूत्र से क्वेश्चन भी लगाया, समझ में आ गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे एक और सूत्र है, सब जरूरी है, ठीक है। ठीक, एक जो दूसरा सूत्र है वो है आयतन प्रतिशत। क्या है, आयतन, आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन प्रतिशत बराबर दिया है विलय का आयतन बटे कुल विलयन का आयतन, विलय का आयतन बटे कुल विलयन का आयतन। गुणे 100%। अगर हमें कहीं प्रतिशत पूछ रहा है आयतन प्रतिशत, तो मतलब उसमें 100% रहेगा, ठीक है। अब हम इसका भी एक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 मिलीलीटर एसीटोन में 45 मिलीलीटर जलीय विलयन में हो तो सांद्रता ज्ञात कीजिए। सांद्रता मतलब आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि हमें कितना दिया है, विलय हमें दिया है 2 मिलीलीटर, विलय दिया है 2 मिलीलीटर। उसके बाद हमें दिया है विलयन का जो आयतन है वो हमें दिया है, विलयन का कुल आयतन जो है या कुल विलयन का जो आयतन है वो हमें दिया है 45 मिलीलीटर, ठीक है। 45 मिलीलीटर इतना हमें दिया है। अब हम इसी पे रखेंगे, तो विलय का आयतन 2, ये हमारा नीचे ये 45 देखो दिया है ना 45, अब यहाँ पे गुणे 100%, देखो है ना, सब लिखा मैंने। अब हम काटेंगे, तो पहले हम 5 से काटते हैं, 15, 45, 5, ठीक है। ये आएगा काटने पर, ठीक। अब 20 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा 20 गुना 40,
बटे 9। अब हम 9 का जब हम भाग करेंगे तो हमारा आएगा तो हमारा आएगा 4.44%। ठीक है, आंसर यही होगा, एक 4.44% आंसर। ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब ये हमने सूत्र लिखा, यहाँ से क्वेश्चन लगाया, आया समझ में? हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब है विलयन। विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। जो विलयन हमारा होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन। ठीक है, दोनों एक ही साथ समझेंगे और एक ही साथ पढ़ेंगे। ठीक, जल्दी जल्दी पढ़े, जल्दी से चैप्टर खत्म हो और अच्छे से समझ। देखो हमारा संतृप्त विलयन क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें दिए गए निश्चित ताप पर विलय पदार्थ जब और अधिक नहीं घुलता, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब वह विलयन जिसमें दिए गए निश्चित ताप पर, कोई निश्चित ताप है, यदि उसमें हम कोई पदार्थ विलय पदार्थ रखते हैं और वह पदार्थ पूरी तरीके से नहीं घुलता, तो जो नहीं घुलेगा उसे संतृप्त कहेंगे। ठीक है, और असंतृप्त, यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा घुलने की क्षमता कम हो, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, संतृप्त असंतृप्त। अब हम पढ़ेंगे घुलनशीलता। घुलनशीलता पढ़ेंगे। तो क्या है घुलनशीलता? कह रहे हैं कि विलय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, वह पदार्थ की घुलनशीलता कहलाती है। विलय पदार्थ, कोई विलय पदार्थ है जिसकी मात्रा दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है। ठीक है, जो विलय पदार्थ है, जो विलय पदार्थ की मात्रा है, वो जो ताप दिया गया है वो संतृप्त विलयन में उपस्थित है, तो वह पदार्थ का घुलनशीलता कहलाता है। ठीक है, यदि संतृप्त विलयन में उपस्थित है तो घुलनशीलता पदार्थ कहलाता है, घुलनशीलता कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे निलंबन। ये सब बहुत जरूरी है। ठीक, क्या? निलंबन। निलंबन पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि वह विस्मांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है। निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम में समष्टि में निलंबित रहता है। ये निलंबित कण आंखों से देखे नहीं जा सकते। जो निलंबित कण होंगे वो आंखों से देखे नहीं जा सकते। जैसे पानी में आटा, जैसे अभी हम पानी में अगर हम आटा घोले तो हमें पानी नजर नहीं आएगा, सिर्फ आटा ही नजर आएगा। जैसे ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बीकर लेंगे, ठीक है, उसमें पूरा पानी डालते हैं, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, आटा डालेंगे। चलो ठीक है, फिर से करते हैं।
हमने पानी ले लिया, इसमें छोटे छोटे कण जो गोले नहीं है और हमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे कण हो गए और ये हमारा पानी, ठीक। ठीक, समझ में आया निलंबित क्या होता है। अब निलंबन के जो गुण है उसको पढ़ेंगे। निलंबन के गुण, निलंबन के गुण, निलंबन की क्या क्या गुण हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे पहला हमने डेफिनेशन में पढ़ा, यह विषमांगी मिश्रण होता है, ये कण आंखों से नहीं देखे जा सकते, हमने सब डेफिनेशन में पढ़ा है। ये कण आंखों से देखे नहीं जा सकते, इसके निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं। इसके जो कण होंगे ना वो प्रकाश की किरणों को ऐसे फैला देंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये अस्थायी होते हैं, ठीक, ये अस्थायी होंगे, ठीक। निलंबित समझ में आया। इसमें जितना भी हम निलंबित या घुलनशीलता जो भी हमने इम्पोर्टेंट नहीं लिखा है पर सब जरूरी है, क्योंकि कहाँ कहाँ लिखे जब सब पूरा चैप्टर में जरूरी है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कोलाइडी, कोलाइडल, क्या पढ़ेंगे, कोलाइडल। ठीक, इसके बारे में, कोलाइडल के बारे में, ठीक। तो कह रहे हैं कि यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म होने की वजह से दिखाई नहीं देते हैं, और ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते हैं, परंतु कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। जो हमारा विलयन होगा वो बहुत छोटे होते हैं कोलाइडल, पर जो हमारा विलयन होगा उसमें हमारा जो कोलाइडल होगा वो पूरी तरीके से फैला हुआ होगा, ठीक है। और ये प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, मतलब इनको फैलाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, आसानी से फैला देते हैं, ठीक है। ये कोलाइडल विलयन कहलाता है, यही जो है यही हमारा कोलाइडल विलयन कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं, धुआं, धुआं, कोहरा, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, कोलाइडल के उदाहरण। धुआं हमारा है जिसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, हमें दिखाई भी नहीं देते, फिर भी वो रहते हैं, वो विलयन में मिले हुए रहते हैं। और हमारा जो कोहरा है, कोहरा ठंडी के दिनों में होता है, ठीक है, तो उसमें जो उसी में भी छोटे छोटे कण होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो विलयन में पूरी तरीके से मिले हुए होते हैं और प्रकाश की किरणों को फैला भी देते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होता है, ठीक है। इतना पढ़ा हमने, अब हमारा ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा बचा है बस, ठीक है। 6-7 टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर खत्म है, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव हमारे 10 में भी है, ठीक है, फिजिक्स, इसमें केमिस्ट्री में है, उसमें फिजिक्स में है। टिंडल प्रभाव मतलब केमिस्ट्री में भी है, हाँ है, पर फिजिक्स में मुझे कंफर्म 100% पता है कि ये जो टिंडल प्रभाव ये बहुत जरूरी है, ये हमारे हाई स्कूल में भी है, ठीक है, 10 में, ठीक है। तो कह रहे टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव के बारे में हम जानेंगे। तो कह रहे हैं कोलाइडल के जो छोटे छोटे कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, इस प्रकार प्रकाश की किरण को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। जो प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं वही टिंडल प्रभाव कहलाता है। जैसे अभी देखना, ठीक है, जैसे अभी कोई कमरा है, एकदम बंद कमरा है ना, एकदम अंधेरा है, ठीक है, बहुत अच्छे से अंधेरा है, मतलब ना एक लाइट ना एक मोमबत्ती दिया कुछ भी नहीं जल रहा है, अंधेरा है, उसमें इतना छोटा सा जंगला है और उस जंगले में जाली लगी हुई है, देखो ऐसे, ये मान लेते हैं हम एक जंगला है, ठीक है, और उसमें ऐसे जाली लगी हुई है, मतलब एकदम इसकी वो जो है जाली, मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम पास, मतलब उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो जाली होता है, ठीक है।
ऐसे ऐसे खूब छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे। मैं तो थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये समझो जंगला है, ठीक है, ये समझ लो जंगला है, और इसमें बहुत छोटी छोटी जगह है। छोटी छोटी जो जगह है वहीं बाहर उसी से हमारे ऐसे प्रकाश की किरणें ऐसे 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 आएंगी, ठीक है, उसी से। तो उसमें जो छोटे छोटे जो धूल के हमारे कण होंगे, ठीक है, और जो प्रकाश की किरणों को फैलाएंगे, ये सब हमारी प्रकाश की किरणें हैं। क्या है? प्रकाश की किरण। ठीक है, देखो इसमें जो छोटे छोटे, जैसे जब धूप आएगा ना तो उसमें जंगले में देखो, अंधेरे कमरे में देखो, तो जो जंगले से जो आएगा, कभी देखना, जो जंगले से आएगा किरण को, उसमें बहुत छोटे छोटे कण से धूल के कण नजर आते हैं जब प्रकाश हमारे कमरे में आएगा। ठीक है, तो जो धूल के कण आएंगे और जो वो प्रकाश को फैलाएंगे उसी को कहेंगे टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव समझ में आ गया? ठीक है, ये खत्म हो जाए। अब आगे हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, अब ज्यादा नहीं है, बस 5-6 टॉपिक और, 5-6 नहीं है, और 8-9 टॉपिक है अभी बस। तो क्या है अगला? है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। कैसे होता है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण? मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। ठीक है, ये है हमारी हेडिंग टॉपिक। इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो कह रहा है कि मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है। ये सब तो हम लोग भी जानते हैं। फिर कह रहा है कि विस्मांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। देखो मिश्रण हमारे 2 प्रकार के, समांगी विस्मांगी। समांगी अशुद्ध पदार्थ में हमारे समांगी विस्मांगी आते हैं ना, तो उसको समांगी मिश्रण और विस्मांगी मिश्रण कहते हैं। तो जो विस्मांगी मिश्रण हमारा होगा उसको भौतिक क्रिया द्वारा आसानी से पृथक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जैसे हाथों से चुनकर या छन्नी से छानना आदि आदि, परंतु कभी कभी इन घटकों को अलग करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही है। अब हम पढ़ेंगे इसमें, ये हमारे लास्ट 7 टॉपिक हैं जिसको पढ़ेंगे तो हमारी जो इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, जो इसके निम्नलिखित हेडिंग होंगे, कैसे कैसे किया जाता है वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, यही है बस, उसके बाद खत्म चैप्टर। ठीक है, तो कह रहे हैं मिश्रण के जो घटक होंगे उनको पृथक करने के लिए निम्न नियम है। तो पहला हमारा होगा वाष्पीकरण विधि। इसको करते हैं वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग। ठीक है, पहला क्या है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक, मिश्रण को वाष्पीकरण विधि द्वारा कैसे अलग किया जाता है। ठीक है, तो पढ़ेंगे। कह रहा है कि इस विधि में द्रव्य मतलब द्रव, इस विधि में द्रव पदार्थ को गर्म करके वाष्पीकृत किया जाता है और मिश्रण के बाकी कण रह जाते हैं। मतलब अगर हम देखो कोई द्रव पदार्थ मतलब पानी ही ले लेते हैं, पानी को हम जब गर्म करते हैं तो वो भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन देखो तो बर्तन में कुछ कण रह जाते हैं। ठीक है, पानी को जब हम बहुत गर्म करते हैं, उसको भाप बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ वाइट कुछ बच जाते हैं कण। ठीक है, तो मतलब भाप अलग हो जाता है और जो कण रहते हैं वो अलग हो जाते हैं। वाष्पीकरण विधि से इसी प्रकार अलग किया जाता है। जैसे देखो समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। समुद्री जल में नमक पाया जाता है और उससे नमक प्राप्त करेंगे तो नमक अलग कर लेंगे और पानी अलग। ठीक है, अब अगला है, इसका जो एग्जाम्पल है क्या है?
समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझ में आ सकता है आपको। ठीक, ये है। अब हमारा जो दूसरा विधि है वो है अपकेंद्रण विधि। क्या है? अपकेंद्रण विधि। दूसरा है हमारा अपकेंद्रण विधि। इसके बारे में जानेंगे कि अपकेंद्रण विधि क्या होता है। तो कह रहा है कि यह वह विधि है जिसमें एक अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्रकार की मथनी या मिक्सी होती है, जिसमें इसे तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, हल्के कण अलग हो जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम मिक्सर में कोई भी चीज़ पीसते हैं तो उसमें जो मोटे होते हैं, मतलब जो मोटे मोटे होते हैं वो अच्छे से नहीं पिसते हैं, तो उसमें कुछ कण अलग हो जाते हैं और कुछ पिस जाते हैं। तो जो पिस जाते हैं और जो बच जाते हैं मतलब अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कपड़े धोने वाली मशीन। ठीक, एग्जाम्पल कपड़े धोने वाले मशीन। ठीक, बढ़िया एग्जाम्पल है मिक्सी और मथनी, जिससे मथनी मतलब जिससे हम आटा वाटा मथते हैं। ठीक है, कपड़े धोने की मशीन। ठीक, अब अगला हम पढ़ते हैं। अगली जो हमारी विधि है वो है पृथक्करण विधि। पृथक्करण मतलब पृथक्करण से ही समझ आ जा रहा है। पृथक्करण मतलब पृथक करना, अलग करना। पृथक्करण विधि का मतलब क्या होता है? ठीक, पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि इस विधि के द्वारा दो आघूलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि द्वारा दो आघूलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है, जैसे तेल और जल। अगर तेल और पानी है, पहले तेल और जल। ठीक है, देखो तेल और पानी है। ठीक, तेल और पानी है, तेल पानी को अलग करोगे, तेल और पानी को मिलाओगे तो पानी अलग और तेल अलग हो जाता है ना, कभी ट्राई करना। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, पर फिर से दोहराते हैं। ठीक है, आ गया है तो पढ़ना पड़ेगा। क्या है ऊर्ध्वापातन विधि? ऊर्ध्वापातन विधि हमारी क्या है? कह रहा है कि जब कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, यही हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से डायरेक्ट उसमें बोलते हैं गैस अवस्था में बदल जाता है, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वापातन। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कपूर। कपूर को अगर हम जलाते हैं तो वो दिखता नहीं कि लिक्विड कहाँ होगा, लिक्विड होता ही नहीं है, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वापातन इसका उदाहरण होगा कपूर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, कपूर। अब हमारा अगला जो है टॉपिक वो है क्रोमाटोग्राफी विधि। क्या है क्रोमाटोग्राफी विधि? ये क्या है देखते हैं। क्रोमाटोग्राफी विधि जो है वो कह रहा है कि जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहते हैं, मिश्रण से घटकों को पृथक करने की उस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। जैसे डाई में रंगों का अलग करना।
अभी कोई डाई है उसमें रंग अलग कर देते हैं तो वो पृथक वही क्रोमेटोग्राफी होता है, ठीक है। जैसे डाई में रंगों का अलग होना या अलग करना, रंगों को अलग करना, ठीक है। ये है हमारा क्रोमेटोग्राफी। अब अगला है हमारा 6वां प्रभाजी आसवन विधि। क्या है प्रभाजी आसवन विधि? कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है तो मिश्रण का अलग करने के लिए इस विधि का, अगर 25 केल्विन से कम है तो क्वथनांक अगर 25 डिग्री से कम है, 25 केल्विन से कम है तो प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है क्रिस्टलीय विधि। क्या है क्रिस्टलीय विधि? क्रिस्टलीय विधि क्या है? जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस विलयन से पृथक किया जाता है। जिसके द्वारा जो क्रिस्टल होते हैं, जिसको क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस विलयन से पृथक किया जाता है, जिसको क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस विलयन से पृथक किया जाता है उसको कहते हैं क्रिस्टलीय विधि। जैसे हमारा हो गया जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करना, जल से जो हमारा नमक होगा उसको प्राप्त करके शुद्ध करना, ठीक है, ठीक है। ये होगा हमारा क्रिस्टलीय विधि, ठीक है। अच्छा, ये जो थी ये हमारी लास्ट टॉपिक थी, क्या क्रिस्टलीय विधि। तो हमने मिश्रण के घटकों का जो पृथक्करण करने का जो निम्नलिखित नियम था वो हमने सब एक एक करके पढ़ लिए, ठीक है। तो अभी हमारा जो सेकेंड चैप्टर होता है क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का वो खत्म होता है, ठीक है। ठीक है, वो खत्म हो रहा है। क्लास 9 का हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो खत्म है। अगर इसमें से आपको कोई टॉपिक या चैप्टर ही नहीं समझ में आया है तो मैं कमेंट कर देना, मैं दोबारा से पढ़ा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।